बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 2 नवंबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे सानिया मॉडल टाउन केस के हवाले से, जो कि वक्फ़ा के बाद की समात का अहवाल है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और ये तकरीबन 105 मिनट ये समात हुई है वक्फ़ा के बाद। अपने टाइम से भी आगे चला गया था। 2 बजे तक समात होती है, 12:30 से 2 बजे तक वक्फ़ा की, तो ये 2:15 तक टाइम चला गया था। और जो हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने फरमाया था कि आप अपने इस पॉइंट पर आर्गूमेंट्स मुकम्मल करें बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब को। समात से पहले का जो अहवाल था वो मैंने वीडियो जो है वो अपलोड की थी, और आप जानते हैं कि उसमें अली ज़फ़र साहब ने JIT के हवाले से और मेंटेनेबिलिटी के क्या ये दरख्वास्त काबिल समात है या नहीं है उस पर बात की थी। अभी जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो है मेरिट के ऊपर जो अली ज़फ़र साहब ने बहस की है। और मैं ये समझता हूँ कि अली ज़फ़र साहब ने जो ये उनका एक पॉइंट था कि दोबारा JIT नहीं बन सकती, उसको भी ऐसी तसल्ली करवा दी है कि चीफ़ जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने उसके ऊपर अप्रिशिएट भी किया है और उसकी वजाहत भी की है जो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। और मुझे लगता है कि ना सिर्फ शरीफ ख़ानदान और मुस्लिम लीग नून के वकला को साबिक़ चीफ जस्टिस कासिम खान साहब की याद आ रही है, बल्कि शरीफ ख़ानदान और मुस्लिम लीग नून को भी साबिक़ चीफ जस्टिस की याद आ रही है। वो कैसे आज एक मरहला ऐसा आया था कि केस फिर लिंगर ऑन होने जा रहा था और अमीर भट्टी साहब ने फिर उसको आगे चलने दिया। बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एक बात मैं ज़रूर अप्रिशिएट करूँगा बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब की, और वो ये है कि हमने देखा है हमारे जो वो भी बड़े ही अच्छे वकील हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब, जो कि सेनेटर हैं मुस्लिम लीग नून के। तो तारड़ साहब की एक ये था कि जब भी वो बहस करते थे, उन्होंने 4 दिन बहस की। उनकी बहस लंबी इसलिए हो जाती थी और वो इरेलेवेंट इस वजह से हो जाती थी कि आगे 7 रुकनी बेंच बैठा है, वो जो फरमा देते थे तारड़ साहब, वो फरमाते थे अब ये डॉक्यूमेंट पढ़ने लग जाएँ, वो डॉक्यूमेंट पढ़ने लग जाते थे, अब ये करें। तो वो ये इस तरह वो बेंच की जो बात है या बेंच के मुताबिक चलते हैं, उनका अपना एक स्टाइल है। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब बड़े ही प्रोफेशनल और बड़े टू द पॉइंट हैं। उनको बारहा जस्टिस मलक शहजाद साहब ने कहा कि आप पहले FIR पढ़ के सुना दें, दोनों FIRs पढ़ दें, उसमें चीज़ समझ आ जाएगी, पता चल जाएगा कि ये FIRs कहाँ पे हैं, इसमें क्या प्ली ली गई है। तो वो बार बार एक ही बात करते थे कि सर मैंने जो जिस तरतीब से मैंने आर्गूमेंट्स करने हैं, वो जब मौका आएगा मैं FIR भी पढ़ूंगा, लेकिन पहले मेरी ये बात सुन लें। एक दफ़ा जस्टिस आलिया नीलम साहबा ने भी कहा कि आप वो नोटिफिकेशन पढ़ें, आप वो लेटर पढ़ें। उस पर भी बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि मैं उस पॉइंट पर आऊँगा, लेकिन पहले मैं अपना ये पॉइंट क्लियर कर लूँ। तो ये बड़ी खूबसूरती है कि वो टू द पॉइंट चलते हैं। वो जो ऑनरेबल जजेज़ हैं वो उनके सवालों का जवाब ज़रूर देते हैं, लेकिन अपना जो उनका एक ख़ास तरीक़ाकार है या जो उन्होंने अपने माइंड में एक प्लान बनाया होता है उसके मुताबिक वो आर्गूमेंट्स करते हैं, जिसकी वजह से फिर वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं और ऑनरेबल जो जजेस हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा उसका इम्पैक्ट पड़ता है। जब ये मामला शुरू हुआ और बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने उनको बता दिया कि ये जो आप जिस दरख्वास्त के ऊपर आप समात कर रहे हैं ये काबिल समात नहीं है, और अगर आप का ये माइंड बनता है और आप ये समझते हैं कि नहीं आपने पूरी रिट को इकट्ठा डिसाइड करना है, और आप प्रज्यूम करते हैं कि अगर ये काबिल समात होगा जाती है और हम इसे काबिल समात करार दे देते हैं, तो जो 2 बाकी सवाल हैं उनको भी आप देख लें, ताकि अदालत इकट्ठा ही इसको डिसाइड करेगी और अदालत कह देगी कि JIT की हद तक काबिल समात नहीं है कि JIT नहीं बन सकती। हाँ, जो फॉर्मेशन ऑफ JIT है, जो टेक्निकल चीज़ें उसके ऊपर अगर अदालत को लगेगा तो अदालत उसके ऊपर को अपना फ़ैसला दे देगी। तो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब बार बार एक बात उनसे कह रहे थे कि आप ये जो सुन रहे हैं ये बेसिकली सुनना बनता नहीं है, लेकिन मैं अदालत के सामने, क्योंकि अदालत का हुक्म है कि आप इसके ऊपर भी बात करें, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि क्या दूसरी JIT बन सकती है या नहीं बन सकती। जब एक केस है उसको पहले FIR होती है, FIR में एक JIT बनती है, और ये 510 नंबर FIR है जो SHO फैसल टाउन की मुद्दत में दर्ज की गई थी, जिसमें जो मजलूम थे उनके खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। फिर एक FIR होती है जब धरना जारी होता है, और ये जो लोग कहते हैं कि धरने की वजह से ये FIR हुई है या जनरल रहील शरीफ ने FIR करवाई है, उसकी वजह यह है कि मॉडल टाउन के जो मजलूम थे मिनहाजुल कुरान के लोग, इन्होंने सेशन अदालत में रिट फाइल की थी सेक्शन 22 से 22B की अंदराज मुकदमा की, वो मंजूर हो गई। उसके ख़िलाफ़ नून लीग और जो कातिल थे मॉडल टाउन के, ये हाई कोर्ट में अपील लेकर गए थे। हाई कोर्ट में जब अपील गई थी तो हाई कोर्ट ने जो जस्टिस ऑफ पीस का फ़ैसला था उसको बरकरार रखा था,
और पर्चे के आर्डर जारी कर दिए थे। उसके बाद पर्चा हुआ था और उस वक्त धरना जारी था। अगस्त 2014 का वाक़या था, जब एक तरफ हमारे मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का धरना जारी था और दूसरी तरफ पैट का धरना था। अब जब वो एफआईआर हुई तो उस एफआईआर के बाद एक नई जेआईटी बना दी गई। उस जेआईटी में जो पहली जेआईटी थी जो पुलिस एफआईआर को देख रही थी, उसमें से कुछ लोगों को चेंज कर दिया गया, बाकी वही रहे। और ये जो दूसरी जेआईटी है, ये दूसरी एफआईआर पर, हर एफआईआर पर, पहली एफआईआर पर अलग जेआईटी थी, दूसरी एफआईआर पर दूसरी जेआईटी बन गई। उस जेआईटी ने बुलाया, उस जेआईटी ने जो मज़लूम थे उनकी फैमिलियों को बुलाया, गवाहान को बुलाया, लेकिन कोई भी उधर से पेश ना हुआ और वन साइडेड उन्होंने यकतरफ़ा रिपोर्ट पेश कर दी। 5 मेंबर थे, 2 आईएसआई, एक आईएसआई और एक एमआई का था, और बाकी 3 थे जो सिविल अथॉरिटीज़ के अंडर थे, जैसे पुलिस का था, और बाकी जो इसमें लोग थे 3 लोग ये थे, 5 टोटल थे। इन 3 लोगों ने रिपोर्ट जमा करवा दी। वो जो 2 लोग थे उन्होंने इख्तिलाफ़ी नोट लिखा और उन्होंने कहा कि इसमें कुछ भी नहीं हुआ, ना तो इसमें मज़लूम आए हैं, ना उनको मौका दिया गया है, ना उनको सुना गया है, ना हमें डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, ना हमें रिकॉर्ड दिया गया है, ना हमने जो फोरेंसिक जो साइंटिस्ट थे, जो डॉक्टर्स थे, उनके बयानात कलमबंद किए गए हैं। तो हम ये समझते हैं कि ये कोई जो जेआईटी नहीं है, ये कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ये सारे का सारा एक ड्रामा है, ये फ्रॉड है। और उस बुनियाद पर उन्होंने इख्तिलाफी नोट लिखे, वो साइड पर हो गया। सिर्फ 3 लोगों की जो रिपोर्ट है उसको इन्होंने चालान बनाया और चालान बना के इन्होंने उसके ऊपर ट्रायल शुरू कर दिया। ट्रायल में ये हालात थे, इंटरम चालान था, इनकम्प्लीट था। उसमें ये हालात थे कि जो दहशतगर्दी अदालत के जज थे वो सुबह शाम एक ही बात करते थे कि इस केस को मैं अपने जो 3-4 माह उनके रह गए थे, वो कहते थे कि मैं 3-4 माह में इसको डिसाइड करके जाऊंगा। जब ये देखा मॉडल टाउन के मजलूमों ने कि ये तो केस हमारे तो हिलते जुलते, ये केस तो फाइनल, इसको जजमेंट सुना दी तो फिर तो हमारे पास काम ही ख़त्म हो गया। जब इस केस को फाइनली डिसाइड कर दिया गया तो फिर तो हमारे पास कोई हल नहीं रहेगा। उन्होंने इस केस को, पुलिस केस को रुकवाने के लिए प्राइवेट कंप्लेंट फाइल कर दी, जो इस्तगासा था। उस इस्तगासा में भी 21 गवाहान, अच्छा वो इस्तगासा फ़ाइल करने वाले हैं जवाद हामिद बनाम नवाज शरीफ वगैरह, ये इस्तगासा है। और जो दरख्वास्त देने वाली है ह्यूमन राइट्स सेल में, वो बिस्मा अमजद है, जो कि एक ख़ातून की बेटी है, जिस खातून को उस दिन मुंह में गोलियां मार के इन्होंने कत्ल किया था, उसकी बेटी। उन्हें दरख्वास्त दी, उस वक्त चीफ जस्टिस थे साकिब निसार साहब, उनको दरख्वास्त दी। साकिब निसार साहब ने इसके ऊपर एक बेंच बना दिया, 2 रुकनी बेंच था। 2 रुकनी बेंच ने ये देखा कि इस केस के अंदर जो बड़ी अहम चीज़ें हैं वो ये हैं कि जो जेआईटी बन सकती है नहीं बन सकती, कंप्लेंट फ़ाइल हो गई है, क्या कंप्लेंट के होते हुए जेआईटी या इन्वेस्टिगेशन का कोई फ़ायदा होगा नहीं होगा, ये सारी चीज़ें उन्होंने देखी। और उन्होंने ये सारी चीज़ें देखते हुए इसके ऊपर जो नोटिस जारी कर दिया, फिर आप जानते हैं कि उसके ऊपर उन्होंने ऑर्डर भी जारी कर दिया। अली ज़फ़र साहब का ये कहना था कि अब मामला ये है कि ये जो जेआईटी बनी है और जेआईटी का नोटिफिकेशन, पहला जो ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें भी एडवोकेट जनरल की जो उसमें जो स्टेटमेंट थी उसमें कहा गया था कि सेक्शन 19 जो है एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 का, उसके तहत हम जेआईटी बना रहे हैं। जो नोटिफिकेशन जारी किया गया वो भी सेक्शन 19 का है, एंटी टेररिज्म एक्ट का। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब का ये कहना है कि इन्होंने जितनी भी जजमेंट्स अदालत के सामने रखी हैं कि जब चलान सबमिट हो जाए, जब ट्रायल शुरू हो जाए, फ़र्द जुर्म लग जाए, जब एविडेंस शुरू हो जाए, तो फिर री इन्वेस्टिगेट वो मामला नहीं हो सकता। ये जो पॉइंट है, उन्होंने कहा कि ये सारे जो जजमेंट्स थी वो जर्नल लॉ पर थी। कोई मर्डर केस था, कोई डकैती का मामला था, कोई थेफ्ट का था, वो दहशतगर्दी का कोई एक मुकदमा भी नहीं था जो सेक्शन 19 के तहत कोई इन्वेस्टिगेशन बनी हो, जेआईटी बनी हो और उसको सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया हो। उन्होंने कहा कि जो सेक्शन 19 है एटीए का, एंटी टेररिज्म एक्ट का, उसमें यह लिखा हुआ है कि इफ़ गवर्नमेंट डीम्स नेसेसरी तो वो जेआईटी बना सकते हैं। उन्होंने कहा यहाँ कहाँ लिखा है पूरे सेक्शन 19 में कि अगर वो इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो जाए, चलान सबमिट हो जाए, चार्ज फ्रेम हो जाए तो फिर नहीं हो सकती। उन्होंने तो ये कहा है हुकूमत को कि वो जब नेसेसरी समझेगी वो बना देगी, और उसमें फेडरल गवर्नमेंट भी है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी है। उन्होंने कहा कि अब ये बताएं
कि अगर एक आम केस है और आम केस में तो जो तफ्तीश है वो ASI करता है, सब इंस्पेक्टर करता है, तो क्या आम केस में फेडरल गवर्नमेंट को पूरे CRPC में कहीं लिखा है कि एक आम केस में फेडरल गवर्नमेंट खुद इन्वॉल्व होकर कोई इन्वेस्टिगेशन टीम बना दे? नहीं होता ऐसा, क्योंकि आम केसेस में नहीं है। यहाँ JIT जो सेक्शन 19 है उसके तहत इख्तियार है, उन्होंने अपना इख्तियार इस्तेमाल किया है और उस इख्तियार में कहीं ये नहीं लिखा कि हाँ एक दफ़ा बन सकती है, 2 दफ़ा बन सकती है, कब बन सकती है, कब नहीं बन सकती। उन्होंने कानून पेश किए कि जिस पर कानून खामोश हो उस पर इंटरप्रेट नहीं किया जा सकता। जहाँ कानून खामोश हो वहाँ पर उसकी वजाहत अदालतें नहीं कर सकती, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर कानून खामोश है और कानून ये कहता है कि नई JIT बनाने का कहीं कोई पाबंदी नहीं है, कोई बार नहीं है, कहीं रोका नहीं है, कहीं बताया नहीं है कि इस स्टेज के ऊपर तो बन सकती है, उसके बाद नहीं बन सकती। तो उन्होंने कहा कि ये जो JIT बनी थी ये कानून के मुताबिक थी और जब चालान सबमिट हो जाए ये सारी चीज़ें तो फिर JIT बन सकती है। एक सबसे अहम जो उन्होंने अदालत में आज केस ला पेश किया है वो है PLD 1966, सुप्रीम कोर्ट है 708, ये उस जजमेंट का नाम है, नंबर है ये 1966 की, और ये केस है नूर इलाही केस। बड़ा फेमस केस है 1966 का, और मैं ज़रूर कहूँगा जो हमारे क्रिमिनल लॉ की प्रैक्टिस करने वाले हैं या क्रिमिनल लॉ को समझना चाहते हैं, ये नूर इलाही जो जजमेंट है इसको ज़रूर पढ़ें। ये क्रिमिनल लॉ में एक लैंडमार्क जजमेंट है। इसमें यह हुआ था कि एक जो पुलिस केस भी था और उसके साथ एक इस्तगासा भी फाइल कर दिया गया था। इसमें अदालत ने यह कहा, देखें ये बड़ा लीगल सवाल है कि अगर आपने जो JIT है, अगर आज भी JIT को दोबारा बहाल कर दिया जाता है और बहाल करने के बाद जो JIT है वो एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तैयार करती है, तो जो JIT की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है वो तो चलान के तौर पर ही जब सबमिट हो सकती है। प्राइवेट कंप्लेंट में उसका क्या काम होगा, प्राइवेट कंप्लेंट में उसको कैसे पेश किया जाएगा? तो उसका जवाब दिया है नूर इलाही केस से। उन्होंने कहा पहली बात तो ये है कि जब प्राइवेट कंप्लेंट इस्तगासा फाइल हो जाए तो जो पुलिस केस है, स्टेट केस है FIR वाला, वो स्टे हो जाता है लेकिन वो ख़त्म नहीं हो जाता, पहली चीज़। दूसरी बात ये है कि जब प्राइवेट कंप्लेंट है और उस प्राइवेट कंप्लेंट में जब पुलिस केस में, स्टेट केस में अगर इस JIT की रिपोर्ट को बतौर चालान सबमिट करवा दिया जाता है तो प्राइवेट कंप्लेंट में जो इस्तगासा है उसमें जो अदालत है वो इस तफ्तीश की रिपोर्ट को और JIT के मेंबरान को बतौर कोर्ट विटनेस तलब कर सकती है ताकि वो इस मामले को बेहतर तरीके से इंक्वायर कर सके। उस पर उन्होंने कहा कि जनाब आप कहते हैं कि इस्तगासा पे सारा फैसला होना है, इस्तगासा करने वाला एक आम आदमी है, आम आदमी कैसे पुलिस की जो डॉक्यूमेंट्स हैं, पुलिस की जो पुलिस के पास एविडेंस है, हुकूमत के पास एविडेंस है, फोरेंसिक साइंटिस्ट के पास एविडेंस है, वो सारी एक आम आदमी तो नहीं ले सकता, उसके लिए तो एक स्ट्रॉन्ग JIT होगी तो वही लेगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस्तगासा में अदालत को दरख्वास्त दी जाए तो अदालत 540 के तहत कोर्ट विटनेस के तौर पर उनको तलब कर लेगी और वो पार्ट ऑफ द फाइल बन जाएगी, उसकी बुनियाद पर फैसला हो जाएगा। तो ये भी हो सकता है। दूसरी बात उन्होंने ये की कि अगर इस्तगासा में अदालत फ़ैसला कर देती है और उस फैसले को प्रोसिक्यूशन कबूल नहीं करती तो प्रोसिक्यूशन उस फैसले के होने के बावजूद स्टेट केस को ओपन कर सकती है। वो स्टेट केस को ओपन करेगी तो जो चलान सबमिट हुआ होगा इस JIT की रिपोर्ट की बुनियाद पर, उसकी बुनियाद पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि ये कहीं नहीं लिखा कि अगर इस्तगासा फाइल हो जाए तो इस्तगासा फाइल होने के बाद JIT नहीं बन सकती। वो JIT रिपोर्ट उन्होंने कहा कि मुझे इन्होंने जितनी जजमेंट्स दी हैं वो पाकिस्तान पिनल कोड के दफ़ात के तहत तो थी, वो CRPC के जो जहाँ पर अप्लीकेबल है वहाँ पर तो थी। सेक्शन 19 जो है जिसके तहत हमारी JIT बनी है, पूरी आज तक सुप्रीम कोर्ट की सेक्शन 19 के हवाले से स्पेसिफिक कोई जजमेंट नहीं है जिसमें बार किया गया और जिसमें मना किया गया हो कि नई JIT नहीं बन सकती। बड़ी खूबसूरत उन्होंने बहस की। जस्टिस आलिया नीलम साहबा ने, जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने, जस्टिस मलिक शहजाद साहब ने जो क्रॉस क्वेश्चनिंग भी की और जस्टिस आलिया नीलम साहबा ने कहा कि ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि यह सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की रोशनी में किया गया है। तो उस पर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि यहाँ लिखना ज़रूरी नहीं है। जब इन्होंने स्टेटमेंट दे दी है और उसकी बुनियाद पर एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है तो उन्होंने नीचे लिखा हुआ था कि जो कापी भेजी जाती है वो एक कापी ह्यूमन राइट्स सेल सुप्रीम कोर्ट को भी भेजी गई। तो उन्होंने कहा कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक या उसकी डायरेक्शन की बुनियाद पर ना किया होता तो ये सुप्रीम कोर्ट को क्यों भेजते।
तो उस पर फिर आलिया नीलम साहबा ने कहा कि फिर जो है ना वो लेटर किधर है, उस लेटर की कापी अदालत में लगाएं, और जब लेटर की कापी लगेगी तो फिर केस आगे चलेगा। जब ये बात हुई तो अली ज़फ़र साहब ने कहा जी वो हुकूमत ने लगानी है वो लगा देंगे। तो आलिया नीलम साहबा ने कहा ठीक है, जब वो लगेगी तो फिर उसके बाद आप अपनी बहस आगे शुरू कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब बैठे थे, साबिक चीफ जस्टिस कासिम खान साहब नहीं थे। वो तो इसी तरह का जो मामला होता था, कोई एक डॉक्यूमेंट का मामला होता था और केस एडजर्न हो जाता था, अमीर भट्टी साहब ने कहा कि ठीक है डॉक्यूमेंट का हम ऑर्डर कर देंगे, वो आ जाएगा। जो वहाँ पर एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब बैठे थे, उन्होंने कहा जी हम जमा करवा देंगे। तो अदालत ने कहा अभी आधा पौना घंटा है, तो बाकी आप जो आपके क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर आप बहस करें, ये एक डॉक्यूमेंट है ना वो आ जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर वो केस को एडजर्न करना चाह रहे थे। लेकिन चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने एडजर्न न किया और उन्होंने कहा कि आप अपनी बकिया जो बहस है उसको मुकम्मल करें और उसके बाद फिर ये जो मामला है उसको देखा जाएगा। तो बहरहाल अदालत में उन्होंने जो ये सारे सवालात थे कि क्या जब गवाहान के बयानात कलम बंद हो जाएं, जब चार्ज फ्रेम हो जाए, फ़र्द जुर्म लग जाए, तो क्या दोबारा उसको री इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है, और क्या प्राइवेट कंप्लेंट जब फाइल की जाए तो उस वक्त जेटी बनाई जा सकती है। इन सारे सवालों का उन्होंने तसल्ली से जवाब दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है, और बार बार अदालत ने एक ही बात की है कि हम अली ज़फ़र साहब ने एक ही बात की है कि हम गलत साइड पर जा रहे हैं, हमें यहाँ अदालत का टाइम ज़ाया कर रहे हैं, क्योंकि अदालत ने तो इसको मेंटेनेबल ही नहीं डिक्लेयर करना, तो क्यों हम उधर जा रहे हैं। बहरहाल अब अदालत ने इस केस को एडजर्न किया है जुम्मा के रोज़। कल और परसों बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने भी और तारड़ साहब ने भी सेनेट के कोई इजलास थे, वो दोनों लॉ एंड जस्टिस जो कमेटी है उसके मेंबरान हैं, तो उन इजलास में उन्होंने शरीक होना था, उन इजलासों में शरीक होना था। इस वजह से वो कल और परसों उन्होंने अदालत से गुजारिश की अब जुम्मा वाला दिन 10 बजे दोबारा यहाँ से, और इस पर जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं वो शुरू कर दी हैं। उनको 2 जजमेंट्स का आज उन्होंने अदालत में बयान किए, और 2 जजमेंट्स मज़ीद जो हैं वो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, मुझे लगता है कि अगले 1 घंटे में जो जब समाअत होगी तो अली ज़फ़र साहब के जो आर्गूमेंट्स हैं वो मुकम्मल हो जाएंगे, और उसके बाद फिर तारड़ साहब के आर्गूमेंट्स होंगे। जो भी तफसीलात होंगे हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।